नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सफट सीटेट में आपको क्वालिफाई कराने के लिए आज का टॉपिक चिंतन को लेकर के आया हूँ। चिंतन, तो ये चिंतन है क्या? आज 12वां भाग जो है चिंतन को लेकर के आया हूँ। चिंतन है क्या? चिंता से चिंतन बनी है। चिंता किसको किसको चिंता है? सीटेट क्वालिफाई करना है? हाँ, सबको क्वालिफाई करना है। कैसे होगा? इसके लिए चिंतन है। सोच रहे होंगे कुछ साथियों। चिंतन की प्रक्रिया उस समय शुरू होती है, चिंता किसी व्यक्ति को उस समय शुरू होती है जब उसके काम काज में कोई रुकावट आता है, कोई उसके सामने समस्या आती है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक चिंतन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो साथियों, आपने जाना कि चिंतन की शुरुआत समस्या से होती है, काम में बाधा आने से होती है, काम में रुकावट होने से होती है, अचानक कोई समस्या के उत्पन्न होने से होती है। तो आपने जाना कि यह, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, आपसे कोई सवाल मैंने पूछा, कोई प्रश्न किया और आपका उत्तर नहीं आ रहा है, तुरंत आपको चिंता शुरू हो जाएगी कि इसका उत्तर तो मुझे आ ही नहीं रहा। आ रहा है, स्मृति में नहीं है, पढ़ा है आपने, तब भी आपके चिंतन की समस्या होगी। तो साथियों, समाधान जब तक नहीं होता है तब तक चिंतन की प्रक्रिया चलती रहती है। चिंतन उस समय प्रारंभ होती है, चिंतन की प्रक्रिया उस समय प्रारंभ होती है जब व्यक्ति के समक्ष, बालक के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई समस्या या उसके कार्य में रुकावट आती है। चिंतन वहीं से शुरू होता है। कंसेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। इससे संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हैं और उसके आधार पर आज का जो है टॉपिक हम आपको पूर्ण कर देंगे। जिनमें सभी मानसिक क्रियाओं, ये पहला प्रश्न बनता है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति तथा कल्पना आदि का समावेश होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? एकदम सीधा सीधा इसका उत्तर होगा चिंतन। उसे ही चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अभ्यस्त उपायों के द्वारा समायोजन नहीं कर पाता है। जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अभ्यस्त उपायों के द्वारा समायोजन नहीं कर पाता है, ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी परिस्थिति को साथियों कहते हैं समस्या। बहुत गुड़ चीज है। आपसे समस्या की परिभाषा पूछी जा सकती कि समस्या किसे कहते हैं। नाम तो आपने सुन लिया, समस्या। समस्या से ही चिंतन प्रारंभ होता है, लेकिन समस्या कहते किसे हैं? समस्या साथियों उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अभ्यस्त उपायों के द्वारा अपने आप को समायोजन नहीं कर पाता है, इसी परिस्थिति को समस्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया, किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया को चिंतन कहा जाता है। मैंने कहा कि चिंतन की प्रक्रिया समस्या के आने पर ही शुरू होती है। समस्या जब समाप्त हो जाती है तो चिंतन समाप्त हो जाता है। तो किसी समस्या का हल खोजने की क्रिया को चिंतन कहा जाता है। ये किसने कहा है साथियों? इसको कहने वाले हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है इसे। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कई बार जो है कि आपके टेट सीटेट की परीक्षाओं में पूछा गया है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है साथियों। इसको कहा है रास महोदय ने। अकॉर्डिंग टू रास, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है।
अगला प्रश्न साथियों, चिंतन के साधन कौन कौन से हैं? चिंतन के साधन, तो चिंतन के साधन साथियों है प्रतिमा। ध्यान दीजिएगा, चिंतन के साधन है प्रतिमा, संकेत, भाषा और प्रत्यय। ये साथियों चिंतन के साधन है बताए गए हैं। चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार अब लेकर के चलते हैं। कौन कौन से चिंतन के प्रकार हो सकते हैं? साथियों आज मैं 4 प्रकार का चिंतन आप लोगों को बताऊंगा। 4 प्रकार का। मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, इसका दूसरा भाग होगा अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। तीसरा होगा तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन। और चौथा होगा सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक, सृजनात्मक चिंतन। साथियों आपने देखा चिंतन के प्रकार 4 प्रकार के, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। मूर्त चिंतन किसे कहते हैं? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देगा मूर्त चिंतन का, और मूर्त चिंतन के ही विषय में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या बताएंगे? मूर्त चिंतन को प्रत्यक्ष चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता क्या है? जो आमने सामने होता है वही प्रत्यक्ष होता है, मूर्त होता है। मूर्त वस्तुओं को देख करके, मूर्त रूपों को देख करके जो भी चिंतन किया जाता है, उसके विषय में समझा जाता है, वही जो है मूर्त चिंतन होता है। अरे भाई किसी चीज को हमने देखा, सामने है, दिख रहा है, बालक दिख रहा है, और उसको पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो उसको चिंता नहीं होगी। वो नहीं चाहेगा कि हमको भी जानकारी हो कि हो का, तो सामने वाला से पूछेगा ना कि अरे भाई है क्या, तो बताएगा। ये मूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। देख करके समस्या आना कि आखिरकार ये है क्या, इस प्रकार का चिंतन मूर्त चिंतन कहलाता है। अगला चिंतन अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन, देखा तो मूर्त, जिसे नहीं देखा, सामने है नहीं, केवल सुना दिया गया, ऐसा चिंतन अमूर्त चिंतन। अमूर्त वस्तुओं के रूप में चिंतन किया जाना, उसका समाधान ढूंढना अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए आपको सामने में आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की चर्चा करूंगा। आप स्टैचू आपने देखा, ये मूर्त रूप में, पूछा कि ये किनकी स्टैचू है? गांधी जी की है। उत्तर आपको मिल गया, समस्या का समाधान समाप्त। ये हो गया मूर्त चिंतन। आपके पास था, प्रश्न किया, आपको उत्तर मिल गया मूर्त रूप में। अब आपकी जगह चेंज हो गई, परिवर्तन हो गया, और आपके सामने गांधी जी नहीं है, मैं आपको अमूर्त के तरफ लेकर चलता हूं, और आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी को आप तो जानते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं सुना भी हूं, और आप कहेंगे कि मैं उनकी स्टैचू को भी देखा हूं, लेकिन इससे आपका उत्तर पूरा नहीं होगा। साथियों कहीं अटक गए,
तो न तो गांधी जी को देखे और न सुने, आपका स्मृति पटल पे था। अब आपका मानसिक स्तर जो था, जो चेतन से अचेतन, चेतन से अर्ध चेतन में चला गया। जब चेतन से अर्ध चेतन में चला गया तो आपने दबाव डाला। दबाव जब आपके ऊपर पड़ा, बाधा पड़ा, तो वो समस्या आपके सामने आई। इस प्रकार का जो चिंतन हुआ, अमूर्त चिंतन हुआ। सामने है नहीं, समस्या का समाधान करना है, समस्या आपके सामने आ गई। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, केवल आपको उसका जो है कि प्रश्न खड़ा हो गया। तो इस प्रकार का चिंतन किया जाना अमूर्त चिंतन कहलाता है। साथियों, अगला चिंतन है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन वह चिंतन होता है, तर्क। तर्क क्या है भाई? तर्क किसे कहा जाएगा? तर्क बड़ा ही अच्छा शब्द है। तर्क से दो बातें मेरे समझ से आती है, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ साथियों। तर्क से ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति का अथवा बालक का। तर्क से व्यक्ति अथवा बालक का ज्ञान बढ़ता है, और तर्क से ही व्यक्ति अथवा बालक को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। मेरे अनुभव से है वो, इसलिए कि समझ में आएगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा तो गुस्सा आएगा कि क्या बक 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 बोल रहे हैं। यहाँ पे चिंतन की बात है साथियों। तार्किक चिंतन उस समय शुरू होता है जिस समय समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए तर्क पर तर्क किए जाते हैं और एक निश्चित उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और अंततः निश्चित उत्तर ढूंढ लिया जाता है। इस प्रकार का चिंतन जो है तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। अगला चिंतन सृजनात्मक चिंतन। इसमें जो है सृजन किया जाता है, तैयार किया जाता है। समस्या आपके सामने है, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए कह दिया गया, मटेरियल दे दिया गया, समस्या खड़ी हो गई, और उसी के आधार पर जो है आपको प्रोडक्ट तैयार करना है। इस प्रकार का जो चिंतन होता है साथियों, सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। तो साथियों, चिंतन के चार प्रकार आपने देखा: मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। अगला आपको चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, ये जॉन डीवी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। जॉन डीवी चिंतन की प्रक्रिया के संबंध में अपना जो विचार दिए हैं, कैसे होती है चिंतन की प्रक्रिया, इसको आप देखेंगे। चिंतन की प्रक्रिया, यहाँ पर साथियों चिंतन की प्रक्रिया के लिए समस्या का पहले समस्या की उपस्थिति रहेगी तभी ना शुरू होगा। जॉन डीवी के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो सबसे पहले समस्या की उपस्थिति, इसके बाद समस्या का स्पष्ट ज्ञान, समस्या की उपस्थिति, समस्या का स्पष्ट ज्ञान, और फिर इसके बाद जो है समस्या का संभावित क्या समाधान। इसके बाद समस्या की उपस्थिति, समस्या का स्पष्ट ज्ञान, समस्या का संभावित समाधान, इसके बाद जो है समाधान का समाधान का परीक्षण,
समाधान का परीक्षण और उपयुक्त समस्या का चयन व प्रयोग। उपयुक्त समस्या का चयन व प्रयोग। ये जॉन डीवी ने ये सिस्टम दिया है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। समस्या की चिंतन की प्रक्रिया साथियों 5 रूपों में उपस्थित होती है, संपन्न होती है। 5 प्रकार से संपन्न होती है। आपने देखा इस समस्या की उपस्थिति, पहले तो समस्या उपस्थित होनी चाहिए। समस्या उपस्थित, समस्या तैयार किया जाना चाहिए कि कौन सी समस्या आ रही है, जहां से चिंतन शुरू हो रहा है। तो ये पहला है, समस्या की उपस्थिति। किसने कहा? जॉन डीवी ने। जब समस्या उपस्थित हो गई तो वह समस्या है क्या, वो कौन सी समस्या, कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है जिससे कि जो है कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, कार्य में रुकावट आ गई है। तो इसका स्पष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद उसका संभावित समाधान, समाधान का परीक्षण, उपयुक्त समस्या का चयन व प्रयोग किया जाना चाहिए। साथियों, इस प्रकार से आज का वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों को भी शेयर करेंगे और आने वाले सफर सीटेट की जो परीक्षा आपकी सामने तैयार है जुलाई में, उसको जो है कि कामयाब होने में सफल होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।